नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ ही होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर। कल से मैंने इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करी थी। प्रैक्टिस सेट 1 था कल, जिसको आप लोगों ने अपना बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका दिल से थैंक यू। उस पे मुझे जितने भी कमेंट मिले सब बच्चों ने यही बोला कि भैया इस क्लास को चलाए रखना, कंटिन्यू रखना। मैंने कहा था अगर इस क्लास पर रिस्पॉन्स आएगा तो ही आगे ये सेट कंटिन्यू होंगे, नहीं तो क्योंकि यार टाइम वेस्ट, एनर्जी सब कुछ सब मेरी लगती है इसलिए। तो पर बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बच्चों ने बोला आगे कंटिन्यू करने हैं। तो अब ये सेट आपके आगे कंटिन्यू रहेंगे आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम तक, चाहे वो एग्ज़ाम आपके कभी भी हों। ठीक। कभी भी से मेरा मतलब है क्योंकि नवंबर में तो पूरे चांस हैं होने के। पर अब ये आरपीएफ वालों ने भी बीच में डाल दिया अपना। अभी आरपीएफ एसआई के वो आए हैं, स्टेटस आए हैं, तो वो भी कह रहे हैं हम नवंबर में लेंगे एमटीएस के बाद। और भी देखो क्या है, टीयर 2 होने सीजीएल के, सीएससीएचएसएल के, डी ट्रिपल एस बी वाले भी कह रहे हैं हमें एग्ज़ाम लेने हैं और सेंटर है नहीं। तो भाई अब देखो क्या होता है। अभी आने वाले अगले 10 से 15 दिन में डी ट्रिपल एस भी अपने नवंबर का कैलेंडर दे देगा। उसमें पता चल जाएगा कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो नवंबर में होना है या नहीं होना। तो 10-15 दिन तो अभी आप अपना बढ़िया मन लगा के पढ़ते रहो। क्या पता नवंबर में हो जाए। नवंबर में हो जाएगा तो तैयारी अपनी बढ़िया पेज से रखनी पड़ेगी। और अगर नवंबर में ना हो तो आप 1-2 घंटे की ढिलाई कर सकते हो। और ढिलाई भी वही बच्चे कर सकते हैं जिनके नंबर 120 से ऊपर आ रहे हैं अभी। जिनके नंबर 120 से कम है वो तो भाई कुछ भी ढिलाई नहीं कर सकते, चाहे आपका पेपर अगले साल भी हो। ठीक। तो नवंबर में नहीं हो सकते तो क्या दिसंबर जनवरी में अब की बार डी ट्रिपल एस भी एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि वैसे वो लेता नहीं है अपने ड्रेस कोड के चलते। तो अब की बार हो सकता है कि वो कुछ चेंजेस करे और दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम ले ले। भाई बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कोई उसका फिक्स रूल नहीं है कि हमें लेने ही नहीं है। बस वो अपने ड्रेस की वजह से नहीं लेता, क्योंकि वो बोलता है कि हाफ टी शर्ट में आना है और आपको पैंट्स में या ट्राउज़र में आना है और आपको स्लीपर में आना है। इस वजह से यार ठंड में एग्ज़ाम नहीं लेता वो। पर अब की बार हो सकता है ले ले, ज़्यादा चेकिंग करके, अच्छे से चेकिंग करके भेज देगा, है ना। तो शुरू करते हैं अपने सेट को। थोड़ी बहुत आपसे बातें हो गई, चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेट को। ये आज आपके लिए यार मैं कोट लेके आया था, मैं पढ़ रहा था मुझे अच्छा लगा। मेरे को लगा आप लोगों को भी ये बात सुननी चाहिए, है ना। कोट की स्पेलिंग देख लो भाई, QUOTE होती है, ये भी स्पेलिंग में आ जाती है ना। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, पहले पढ़ लो एक बार फिर इसका मतलब बताता हूँ। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ऑल यू नीड टू डू इज द स्टडी द लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल and you will find that they too have flaws with them. Even with all the flaws of the past, they were on a mission to be the change they wanted to be. मतलब वैसे तो इंग्लिश की क्लास है, मैं समझता हूँ कि आपको उसका मतलब समझ आ जाना चाहिए, पर फिर भी आपको एक बार अपनी भाषा में बताता हूँ। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर ना करें। जैसे कोई आपके आस पड़ोस में होगा जो सरकारी नौकरी लगा होगा, कोई आपका भाई बंधु होगा बड़ा, कोई आपका रिश्तेदार होगा जिसकी सरकारी नौकरी लगी होगी, और आपके घर वाले या आप भी उससे कंपेयर करना चाहते होंगे कि देख भैया की सरकारी नौकरी लगी है। वो भी आपको बताता होगा कुछ कुछ, भाई हम तो उस टाइम पे इतना पढ़ते थे, वो करते थे। तो अभी भी उससे अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आपको करना क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज द स्टडी द लाइफ ऑफ सक्सेसफुल। आपको उनकी जीवनी, उनकी लाइफ को स्टडी करना है कि ये भाई करते क्या थे, ये मेरा रिश्तेदार करता क्या था, ये कब जागता था, कब सोता था अपना टाइम कहाँ वेस्ट नहीं करता था जो ये पढ़ाई पे लगा पाया। ये सब आपको उसका स्टडी करना है। यू विल फाइंड दैट दे टू हैव फ्लॉज, फ्लॉज मतलब गलती। आप ये देखोगे कि उनमें भी कुछ गलतियां थी, उनमें भी कुछ गलतियां थी। विद देम, इवन विद ऑल द फ्लॉज, उनकी सारी गलतियों के साथ भी, देवर ऑन अ मिशन, वो एक मिशन पे थे। टू बी द चेंज दे वांटेड टू बी, उस चेंज के लिए जो वो लाना चाहते थे, क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी पाना चाहते थे। चाहे उनमें कुछ भी गलतियां थी, उनमें चाहे सोने ज़्यादा सोते थे या कुछ भी करते थे, उनमें कुछ भी गलतियां थी, पर वो उन सब के साथ एक मिशन पे थे कि मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है।
ठीक। तो इसी के साथ आप भी अपने एक मिशन पे रहो, अपना एक गोल बना लो कि यार मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। आप अपने में पूर्णतः एक यूनिक बंदे हो, है ना, सब अपने आप में यूनिक है। चलें यार, करें प्रैक्टिस सेट शुरू, जब आप कहोगे ज़्यादा ही ज्ञान हो गया। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट, ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। भाई ये जो मैं वोकेबलरी, ईडीएम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इनको कहीं नोट करते रहना, ये आपके बाद में बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये सारे पी वाई क्यू हैं। ये सारे अभी जे के पी वाई क्यू चल रहे हैं, इसके बाद वार्डर और एएस के होंगे, ठीक। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसका एग्जाम मार्च में हुआ था। तो चले, हमारा क्या वर्ड है, हमारा वर्ड है एक्सपर्टाइट। अब एक्सपर्टाइट का मतलब आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं। एक्सपर्टाइट का मतलब होता है हेल्प टू डू समथिंग, किसी को किसी चीज में हेल्प करना। जैसे कोई कहीं जा रहा है, जैसे पुल पे कोई रिक्शे वाला जा रहा होता है भारी सामान के साथ, तो आपने देखा हो कई बार उनको बाइक या ऑटो वाले पैर लगा के थोड़ा सहारा दे देते हैं, तो वो उनको एक्सपेडाइट कर देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, है ना। और इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा भाई हिंडर। हिंडर मतलब किसी में कोई बाधा पैदा करना, कोई अच्छा काम कर रहा हो या कोई कैसा भी काम कर रहा हो, उसमें उसको बाधा डालना, जैसे कहते हैं ना अपनी टांग टांग अड़ाना, तो वो हिंड्रेंस पैदा करना, इसका होगा उल्टा। एक्सपर्टाइट मतलब उसकी मदद करना, और हिंडर मतलब किसी के बीच में कोई बाधा बनना, किसी के काम के बीच में, है ना। ये लिख लेना। स्पीड तो आपको पता ही होगा, गति, चाल। एक्सीड मतलब किसी लिमिट से ज़्यादा हो जाना। आपकी बाल्टी 20 लीटर की है, आपने 25 लीटर पानी डाल दिया, तो वो एक्सीड हो गया, उसमें से वो बाहर आ जाएगा। सक्सीड मतलब सक्सेस, आपको पता ही होगा, है ना, अपनी लाइफ में सक्सीड हो गया, उस मिशन पे सक्सीड हो गया, है ना। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत होती है। डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती होगी तो ये आपको पढ़ के भी समझ आया होगा। डोंट वॉश योर डर्टी लिनन, अपने गंदे कपड़े पब्लिक में मत धोओ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप में जो भी कुछ गलतियां हैं उसको कभी पब्लिक में मत बताओ, वरना वो आगे जाके आपको ही ताने देगी, आपकी ही गलतियां निकालेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये, डू नॉट डिस्कस योर प्राइवेट एम्बैरेसिंग मैटर्स इन पब्लिक। वो मैटर्स जो आपको एम्बैरस करते हों, जो आपको नीचा दिखाते हों, जो आपके प्राइवेट हों, उनको कभी भी पब्लिक में डिस्कस ना करें। ये चाणक्य नीति में भी लिखा है कि अपने घर की बात बाहर डिस्कस ना करें, है ना। तो ये आपको ज़िंदगी जीना भी सिखाती है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, कोई भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ोगे वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं होती है, आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये पी क्यू आर एस के फॉर्म में है, हमें इन्हें पी क्यू आर एस के फॉर्म में लगाना है। तो किस किस से ये स्टार्ट हो सकता है, ये डी से स्टार्ट हो सकता है और ये ए से स्टार्ट हो सकता है। तो पहले ये से ही स्टार्ट करके देखते हैं। नो कार्बोनेटेड शुगरी एंड बेवरेजेस डू नॉट कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, लग रहा है इससे भी स्टार्ट हो जाएगा। डी से, एवरी टाइम अ चाइल्ड कंज्यूम्स अ सॉफ्ट ड्रिंक ही लेस फॉर अ फाउंडेशन फॉर अ पोटेंशियल फेटल बोन डिसऑर्डर। भाई इसने सॉफ्ट ड्रिंक की बात करी है यहाँ पे, तो पहले इसे सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में कुछ बताना होगा। तो हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं। नो कार्बोनेटेड एंड शुगरी बेवरेजेस डू नॉट कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, हाउएवर बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली सब्स्टिट्यूटेड। हाँ ये यार 2 ये इसका, क्योंकि डी भी इसके बाद नहीं आएगा। However, because they are frequently substituted for a glass of milk, children are not receiving enough calcium and vitamin D to maintain healthy bones. ये कहना चाह रहा है कि कोई कार्बोनेटेड और मीठा बेवरेज जो होता है आपका, मतलब पीने वाली ड्रिंक, वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं करते। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, हड्डी की बीमारी होती है, इसे भी लिख लो। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी की बीमारी, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है। However, बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली सब्सटीट्यूटेड, वो इसलिए नुकसान करती हैं क्योंकि बच्चे उन्हें दूध की जगह पीते हैं। अब बच्चे को शाम को कोई दूध पीना है पर वो पेप्सी पी लेगा, फिर उसके पेट में दूध पीने की जगह नहीं बचेगी। चिल्ड्रन आर नॉट रिसीविंग इनफ कैल्शियम, चिल्ड्रन को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल रहा, विटामिन डी नहीं मिलता आजकल बच्चों को, धूप में कोई जाने को तैयार नहीं है। टू मेंटेन हेल्दी बोन्स,
इन एडिशन टू लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के लिए, मैनी ऑफ देम आर नॉट रिसीविंग द बोन बिल्डिंग बेनिफिट्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज। लोग बोन बिल्डिंग बेनिफिट्स नहीं जान पा रहे हैं अपने, है ना। और एवरी टाइम अ चाइल्ड कंज्यूम्स अ सॉफ्ट ड्रिंक, जब भी एक बच्चा सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, ही लेज द फाउंडेशन अ पोटेंशियल फैटल बोन डिसऑर्डर। जब भी कोई बच्चा हर बार एक सॉफ्ट ड्रिंक मतलब होता है कोक हो गया, आपका पेप्सी हो गया, और आजकल जो एक मार्केट में जहर बिक रहा है उसका नाम है स्टिंग। भाई अगर कोई पीता हो तो बिल्कुल ही उसे फेंक देना, छोड़ देना, है ना। ये सारे इनको लगातार पीने से आप एक बोन डिसऑर्डर पैदा कर लोगे अपने अंदर, ठीक। तो इसका आंसर होगा 2। चले आगे। सेंटेंस ये भी पी क्यू आर एस है हमारा, तो इसमें किससे शुरू हो रहा है, PRRS, मतलब क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा। दो कह रहे हैं आर से। भाई जो दो कहते हैं ना ज्यादातर सेंटेंस उससे ही शुरू होता है, तो हम आर से ही स्टार्ट करेंगे। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है, बढ़िया सेंटेंस है। इसके बाद क्यू या एस, एस देखते हैं। अल्टीमेटली दे इम्पोर्टेड कॉटन, दे कौन, अल्टीमेटली दे इम्पोर्टेड कॉटन, तो दे हमें पता नहीं है ना, तो दे से नहीं होगा। क्यू द ब्रिटिश आ गए, द ब्रिटिश वर अट्रैक्टेड टू द फाइन क्वालिटी ऑफ द इंडियन कॉटन, अल्टीमेटली दे, अब ये दे कौन है, ये है द ब्रिटिश, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अल्टीमेटली दे इम्पोर्टेड कॉटन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ग्रेटली फ्लरिश्ड। तो यार ये इसमें PQRS में ये देख लिया करो कि जिस सेंटेंस में कोई बात होती है ना, उससे पहले भी वो चीज़ आएगी। जैसे इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात हुई है, तो इसके बाद भी जो लाइन आएगी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ही आएगी, है ना। ठीक, चलो आगे। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट मतलब इसमें स्पेलिंग में कोई गलती। सुपरवाइजर, आपको लगेगा डबल एस आता है या डबल आर आता है, पर ये बिल्कुल ठीक है। सुपरवाइजर मतलब एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंचार्ज जो सारी चीज को सुपरवाइज करता हो, है ना, जैसे मैनेजर वगैरह होते हैं। मिस्चीवियस, गलती इसी में है, अभी आपको बाद में बताऊंगा इसमें क्या गलती है, अगर आपको पता है तो देख लो। लुडिक्रस, लुडिक्रस का मतलब होता है वेरी सिली, जैसे कोई बेतुकी बात करता है ना, ऐसे बेतुकापन बोलते हैं इसको, बेतुका। इसकी भी ये भी ठीक है। अम्बेसडर मतलब आपको पता है राजदूत होते हैं जो जाते हैं कहीं इस देश के उस दूसरे देश में, दूसरे देश के हमारे देश में आते हैं, एम्बेसडर होते हैं वो। इसकी स्पेलिंग में ध्यान से देख लो, इसमें डबल एस आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब मिस्चीवियस में गलती क्या है, इसलिए मैं आपको गलती पहचानना भी सिखा दूंगा। ये जब भी ये ई और आई देना सेंटेंस में, तो आप समझ जाना कि 90% हो सकता है गलती इसी में हो, क्योंकि ये ई और आई को ना आगे पीछे कर देता है। अब ई और आई का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, जिस भी चीज में ई की साउंड आएगी, जैसे इसमें किसकी साउंड आ रही है, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है ये, शरारती बच्चे होते हैं ना, मिस्चीवियस चाइल्ड ऐसे करके। जिस भी चीज में ई की साउंड आएगी, मिस्चीवियस, तो उसमें हमेशा आई ई होता है, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मिस CIEVOUS, ये इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी। अभी ये आप किसी में भी देख लेना, जैसे आप रिसीव में देख लो, रिसीव, रिसीव, परसीव, परसीव, जिस भी चीज में आपकी ई की साउंड आएगी ना, रिसीव, परसीव, उसमें हमेशा आपका IE होगा, आपका आई पहले होगा। तो ये आपको स्पेलिंग याद करने में बहुत मदद करेगी, अगर आगे भी कुछ आता है तो ऐसे आप ई की साउंड देखना, जिसमें ई आएगी उसमें आई होगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे भी लिख लेना। वन हु इज अनेबल टू पे डेट, जो अपना बकाया ना दे पाए, मतलब जो अपना लोन ना दे पाए, लिया हुआ। और लोन आप लेते कहाँ से हो, बैंक से लेते हो, जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकरप्ट। और बोरोवर वो होता है वो जो लोन लेता है, लेंडर वो होता है जो लोन देता है, गारंटर वो होता है जो इनके बीच की गारंटी देता है। जैसे बोरोवर अपने साथ एक गारंटर लेके जाता है कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि मुझे लोन दे दो, मैं नहीं दे पाया तो फिर ये दे देगा, है ना।
बैंक करप्ट होता है इसका सही आंसर, और इसका एक सिनोनिम भी होता है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये भी आप लिख लेना, बैंक करप्ट की जगह वो आपको इंसॉल्वेंट भी दे सकता है। ये VENT है, इंसॉल्वेंट। वन हु इज अनेबल टू पे डेट, इंसॉल्वेंट और बैंक करप्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन ईडियम। ये ईडियम है भाई। ही इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन इन हिज ड्रेसिंग स्टाइल। तो ये आपका ईडियम है। स्टफ एंड नॉनसेंस कुछ नहीं होता, सम एंड सब्सटेंस कुछ नहीं होता, सेफ एंड साउंड कुछ नहीं होता। सेफ एंड साउंड वैसे नॉर्मल भाषा में बोलते भी हम गुड होता है, ये सेफ एंड साउंड है, ये ठीक है ये आदमी। और इसका सही आंसर है स्पीक एंड स्पैन। इसे भाई 100% याद कर लो, क्योंकि स्पीक एंड स्पैन का नीट एंड क्लीन से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है पढ़ने में देखने में। तो इसलिए बंदा इस पर कभी क्लिक ही नहीं करता, कभी वो सोचता भी नहीं है कि इसका आंसर ये होगा, पर इसका आंसर यही है। इसे ईडियम के तरीके से लिख लो, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ठीक, चलो। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। जेनीज डॉटर इज नाउ इन दी, कौन सी ग्रेड में, 4th ग्रेड में होगी। अब 4th देखने वाली बात है कि फर्स्ट होगा या 4 वाला 4th होगा। अगर आपने बचपन में स्पेलिंग याद करी हो अच्छे से, आपको 1 2 3 4 की स्पेलिंग याद करवाई हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ की, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 4th वाला 4th ठीक होता है। तो भाई इस 4th का क्या मतलब होता है, इस 4th का मतलब होता है अपकमिंग, जो आने वाला, जो फ्यूचर होता है ना। जैसे हम बोलते हैं आने वाली वैकेंसी जो है हमारी, उनको हम बोल सकते हैं 4th कमिंग वैकेंसी। 4th कमिंग, आने वाला, फ्यूचर भी जिसे कहते हैं 4th कमिंग। फोर्ट आपको पता होगा, किला, किला लाल किला है ना, फोर्ट्रेस, फोर्ट, ये आपको पता होगा, पोर्ट। अब इस पोर्ट के 2 मतलब होते हैं, एक तो आपका बंदरगाह वाला पोर्ट होता है। पोर्ट के 2 मतलब होते हैं, एक बंदरगाह वाला होता है जहाँ पे आपकी शिप वगैरह खड़ी होती हैं, और दूसरा पोर्ट वो होता है जैसे आपके मोबाइल पोर्ट में सी टाइप का पोर्ट है, या आपका USB पोर्ट वाला पोर्ट है, कंप्यूटर में होते हैं ना पोर्ट, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, DMI, मैं क्या लिख रहा हूँ मैं, HDMI पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट ही होता है। तो पोर्ट के 2 मतलब होते हैं। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम किसका बताना है हमें बताना है सैल्यूटरी का। सैल्यूटरी को आप कैसे याद कर सकते हैं, इसका आंसर होगा वैसे ए, बेनिफिशियल। सैल्यूटरी एक ऐसा बंदा होता है जो हर किसी को फायदा पहुंचाए, है ना, या किसी को कोई फायदा पहुंचाने वाली चीज हो तो वो सैल्यूटरी होती है। इसी का सिनोनिम होता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल को आप बेनिफिट से याद रख सकते हैं, बेनिफिट मतलब फायदा, है ना। तो बेनिफिट मतलब बेनिफिशियल अच्छा आदमी, बेनिफैक्टर भी अच्छा होता है, जिसके आगे भी बेनी लगाओ ना, BENE, वो समझ लेना कुछ अच्छा कर रहा होगा वो किसी के लिए, है ना। और सैल्यूटरी इसका वो होता है सिनोनिम, सैल्यूटरी मतलब भी कुछ अच्छा करना होता है। अब बाकी अपने उस पर देखते हैं, एडवर्सारियल का मतलब क्या होता है, एडवर्सारियल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी, मतलब जिससे आप कुछ भी बोलो उसके बदले में वो कुछ कन्फ्लिक्ट कर दे, कुछ डिसएग्रीमेंट कर दे, कि आपने बोला यार उस रास्ते से चलेंगे, वो कह रहा नहीं है मैं तो नहीं जाऊँगा वहाँ से, मैं तो वहाँ से जाऊँगा, तो वो एडवर्सरियल टाइप का आदमी हो जाता है। लाइवली, जो अपना आदमी जो अपनी लाइफ को खुल के जीता हो, है ना, लाइवली। सोलली, जो अकेले जीता हो, सोल। सेलेक्ट दी होमोनिम्स। होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जो पढ़ने में एक जैसे होते हैं पर उनका मतलब अलग अलग निकलता है। वर्ड फ्रॉम दी ओपोजिशन, ओपोजिशन करो फ्रॉम दी ऑप्शन। तो इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में कोई एक ही शब्द आएगा, तो आप ये देख लो। पहले अर्थ देखते हैं, अर्थ आर नॉट हैबिटेबल स्पेस, आर तो पहले ग्रामर भी मिस्टेक है इसमें। और निशांत ब्रॉट अ न्यू अर्थ, तो यार अर्थ तो वो खरीद ही नहीं सकता, खरीद लेता तो इलॉन मस्क कब का ले लेता है ना। कार, निशांत बॉट अ न्यू कार, निशांत कार खरीद सकता है बिल्कुल, बट कार्स आर नॉट हैबिटेबल स्पेस, कार में कोई कैसे रहेगा यार, है ना, तो ये भी नहीं है। कैंप्स, कैंप्स आर नॉट हैबिचुअल प्लेस, हैबिटेबल प्लेस, निशांत ब्रॉट अ न्यू कैंप। अब आपको लगेगा ये सही है, कैंप हो सकता है, पर ये भी नहीं है, इसका आंसर है सेल। सेल्स आर नॉट हैबिटेबल प्लेस, सेल्स मतलब प्रिजन, प्रिजन जो आपके सेल होते हैं ना, जो आपका जेल होता है, वो रहने लायक जगह नहीं होती, सेल्स आर नॉट हैबिटेबल प्लेस।
और निशांत ब्रॉट अ न्यू सेल, सेल मतलब जो आपके घड़ी वगैरह में डलते हैं, आपके रिमोट के सेल होते हैं ना, वो वाले सेल हो गए। तो निशांत ने एक नया सेल खरीदा और सेल्स आर नॉट हैबिटेबल प्लेस। ठीक है, चलो। एबल टू परसीव्ड मैंने कहा बाय कार्स, एबल टू परसीव्ड बाय कार्स, यहाँ भाई परसीव्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। मैंने कहा था ना ई की साउंड परसीव्ड, तो यहाँ परसीव्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जिसने जिसने भी लिखी है, यहाँ पे आई ई आएगा। अभी अभी रूल पढ़ के आए हैं, अभी अभी गलत मिलेगा, देख लो। इसका मतलब होता है जो कानों से सुनने योग्य हो, उसका क्या होता है, ऑडिबल। आजकल ऑनलाइन क्लास में तो सब बोलते हैं आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है ना। तो वही, क्या मेरी आवाज़ आपकी कानों तक पहुंच रही है, आई एम ऑडिबल, तो वो ठीक। अब इन तीनों का मतलब बता दूं मैं आपको। पैथेटिक, पैसिबल। पैथेटिक का मतलब होता है, पैथेटिक का मतलब होता है, हाँ, पैथेटिक का मतलब होता है कॉजिंग सैडनेस, जो आपको दुखी कर दे। कोई ऐसी किसी ने खबर सुना दी कि यार आज हमारे दो शहीद, जो हमारे दो जवान शहीद हो गए, तो दिस इज अ पैथेटिक न्यूज़, हमें दुख दुख दे रही है वो। और सेम इसका सिनोनिम होता है पैसिबल। इन ये दोनों आपस में सिनोनिम है, दोनों का मतलब एक ही है, पैथेटिक पैसिबल, कि जो हमें फील कराए, जो हमें दुख दे, है ना। और टैक्टाइल का मतलब होता है जिसे हम छू सकें, एबल टू टच, एबल टू टच, जिसे हम छू सकें। इसको टेंजिबल भी कहते हैं, पर ये वो टेंजिबल वो नहीं है, ये है वो टैक्टिक, ये वो टैक्टाइल है जैसे जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनके लिए जो बुक निकाली जाती है जिससे वो लोग छू के देखते हैं, छू के पढ़ते हैं, वो टैक्टाइल बुक्स होती है ना। आया समझ। चलो नेक्स्ट। A belief that God is present in nature or belief that regards the universe as a manifestation of God। एक ऐसी मान्यता जो कहता है कि भगवान नेचर में है। बहुत अच्छी मान्यता है ये, ऐसी होना भी चाहिए। हमको नेचर को ही भगवान मानना चाहिए। जो अपने भगवान है वो भी हैं ही, पर जो नेचर है, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें सांस दे रहे हैं। इवेंचुअली हम कहते हैं भगवान सांस दे रहे हैं, पर भगवान ने उन पेड़ पौधों को बना रखा है जो हमें सांस दे रहे हैं, है ना। पीने का पानी हमें नदियाँ दे रही हैं, बनाने के लिए घर हमें पहाड़ दे रहे हैं मतलब जो चट्टान से जो पत्थर वगैरह कटते हैं वो पहाड़ दे रहे हैं। तो हमें नेचर की पूजा तो करनी चाहिए वैसे। तो इसका मतलब होता है पैंथीज्म। पैंथीज्म वो होता है जो नेचर की पूजा करता हो, है ना। और अथीज्म जो किसी किसी की पूजा ना करता हो, जो नास्तिक हो। साइनिसिज्म पागल किस्म का आदमी होते हैं, इनको पागल ही कहते हैं सही में। साइनिसिज्म, साइनिक, साइको, ये सब पागल ही होते हैं। फेमिनिज्म जो औरतों, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करे, जो आजकल बहुत चल रहा है देश में, है ना। एम्पावरमेंट, लड़की कुछ भी करे तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता, लड़का कुछ करे तो सारे खड़े हो जाते हैं। तो ये फेमिनिज्म है। जैसे लड़कियां ओला वालों को थप्पड़ मार देती हैं, किसी को कुछ कर देती हैं, तो वो अपना लड़की होने का फ़ायदा उठा रही हैं। अगर कोई लेडीज़ ड्राइवर हो और कोई आदमी थप्पड़ मार दे, तो उसे वहीं के लोग मार देंगे, रोड पे जो चल रहे होंगे ना, पीट पीट के, कि तूने औरत को मार दिया, औरत पे तो हाथ कैसे उठा रहा है। वो बड़ा पाव गर्ल देख लो आप, कैसे रो रो के वो बिग बॉस में पहुंच गई। तो ये होता है औरतों का। चलो भाई, नेक्स्ट भी हमारा PQRS है, और ये PQRS बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो पढ़ें धीरे धीरे। किससे शुरुआत हो रहा है ये, CDCB, मतलब ये BCD से ही शुरुआत हो रहा है, BCD से, और किसी से ही शुरुआत नहीं होना। तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और किसी को, इन्हीं को पढ़ेंगे। D पढ़ते हैं। When one puts oneself on the track of excellence, it brings talent to the light। अभी कुछ इसने यार बात ही नहीं करी ना एक्सीलेंस की, टैलेंट की, तो ये से भी नहीं है। D को छोड़ो, C से शुरू करते हैं। इट इज बेटर टू प्ले टू विन देन लॉस। बिल्कुल सही बात है, लूज वैसे। खेल हारने से अच्छा है एक बार खेल के ही देख लेते हैं, क्या पता जीत ही जाए। इट इज़ बेटर टू वियर आउट देन टू रेस्ट आउट। कटना फिटना अच्छा है, इससे अच्छा तो घर में पड़े रहो। आप घर में ही पड़े रहोगे, कुछ होना नहीं है, बाहर निकलोगे
दो चार बातें सुनोगे, लोगों की चोट लगेगी, कुछ होगा, गिरोगे पड़ोगे, हाँ पर चलना सीखोगे, संभलना सीखोगे। तो इसीलिए ये वही कह रहा है, इट इज बेटर टू वियर आउट देन टू डस्ट आउट। तो भाई यही होगा, पहले सी फिर बी। सी बी कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 में, सी बी फिर ई। इट इज बेटर टू एम फॉर एक्सीलेंस एंड नॉट टू गेट लॉस्ट इन सक्सेस। ये कहना चाह रहा है कि आप अपनी तरक्की में खोने से अच्छा अपने आप को काबिल बनाने पे ध्यान दें। जैसे कल को आपकी नौकरी वगैरह लग जाती है, आपकी बढ़िया 1-1.5 लाख तनख्वाह हो जाती है, तो आप उस तनख्वाह उस पैसे में खोना मत, अपने आप को अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कराने की एक जिद में लगे रहना कि अभी अपनी ज़िंदगी को और अच्छा करना है ना। चलो बाकी सारे आप पढ़ लेना, बाकी सारे वही हैं। ज़्यादा फिलोसफी ज्ञान पेलता रहूँगा तो फिर आएगा भी नहीं कोई पढ़ने। Our old Royal Enfield has become a costly but useless possession। तो भाई ये idiom है, इसको याद कर लेना। costly but useless possession का मतलब होता है white elephant। जैसे आपने बड़े बूढ़ों किसी में कभी बात वगैरह करते होगे तो आपने सुना होगा, ये तूने क्या सफ़ेद हाथी पाल रखा है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये जो होते हैं ना, वो होते हैं वो वाइट एलिफेंट, जो खर्चा इतना करा दे और काम कुछ करते नहीं है। चल नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। ट्रांसपेरेंट। और कितने क्वेश्चन है मैं देखते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बस। तो इसका एंटोनिम बताना है मैं ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा हो अच्छे से, है ना। ट्रांसपेरेंट जैसे गिलास होता है, इसके हमें आर पार अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसके आर पार में कोई, इसके आर पार में कोई आदमी खड़ा है, वो हमें आराम से दिखाई दे रहा है, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। और इसका उल्टा क्या होगा, जिसमें से कुछ ना दिखे, जैसे कोई दीवार हो गई, उसके आर पार हमें नहीं दिखाई देगा, तो वो होता है ओपेक, इसके आर पार हमें दिखाई ना दे। और ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें से धुंधला धुंधला दिखे। आपने कई दुकानों पे ऐसे गिलास या शीशे लगे देखे होंगे जिसमें से हमें धुंधला सा दिखता है, हमें लगेगा तो सही कि अंदर कोई आदमी बैठा है, पर हमें पता नहीं चलेगा कि वो कौन है क्या है ना। तो वो ट्रांसलूसेंट होते हैं ऐसे, जिसमें बना रहता है। और वेग, वेग का मतलब ही ऐसा होता है कि नॉट क्लियर, नॉट कैपेबल। जैसे जब ठंड में जब धुंध वगैरह पड़ती है ना, जब फॉग पड़ता है, तो वो वेग हो जाता है, हमें को दिखता नहीं है साफ। और ब्लाइंड का मतलब तो अंधा, आपको बताइए अंधा होता है। हाँ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत। बेटर लेट देन नेवर, कुछ ना होने से तो लेट बेहतर है। बेटर लेट देन नेवर, इसका मतलब ये है कि आप तैयारी कर रहे हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आए। पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इट इज़ बेटर टू डू समथिंग इवन इफ इट्स लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल। इसका मतलब ये है कि आप सरकारी नौकरी के, आप दो दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी में आए, 21-22 की उम्र में आ गए आप, दोनों ने 2 साल तैयारी करी, 22, 23, 24 तक तैयारी करी, और उसका दूसरे वाले का नहीं हुआ, तो वो छोड़ गया। उसने बोला यार नहीं हो रहा, बहुत लेट हो रहा है, अब नहीं होगा मेरे से, मैं जा रहा हूँ। पर आप लगे रहे 1-2 साल और आपका 25 में सिलेक्शन होगा, बढ़िया बढ़िया पोस्ट मिल गई आपको। तो वो लेट होना बेहतर है कुछ ना करने से। तो उसने छोड़ दिया, उसने कुछ नहीं किया, बट आप और 1-2 साल लगे रहे, थोड़ा सा लेट बेशक हुए आप, पर वो उससे तो अच्छा है ना। तो इट इज़ बेटर टू डू समथिंग इवन इफ इट्स लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल, है ना। उसको ना करने से अच्छा तो थोड़ा सा लेट ही सही। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या है, दैट कैन सब्सटीट्यूट, ईडीएम है ये भी, ईडीएम। The boss needs a new assistant because the one who has sent earlier just cannot do their job satisfactory। वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो इसमें अंडरलाइन वाले का cannot do their job satisfactory का मतलब होता है can't cut the mustard। ये इडियम का मतलब होता है can't cut the mustard का, जो कि कोई अगर अपना काम सही से नहीं कर पाता ना, तो ऐसे बंदे के लिए यूज होता है can't cut the mustard। और ये can't run the marathon कुछ नहीं होता। ये दोनों भी ईडीएम है, पर इनमें कांट नहीं आता। ये दोनों भी ईडीएम है, इनमें से अगर आप कांट हटा दें तो, कांट लगा कर ये कुछ नहीं है, अगर आप इनका कांट हटा दें तो ये अब ईडीएम बन जाएंगे। गेट द बॉल रोलिंग मतलब जो काम जैसा हो रहा है उसको होने दो, है ना। गेट द बॉल रोलिंग, बॉल जाली है रोल होते हुए, तो उसको जान दो। तो जो जैसा काम हो रहा है उस काम को होने दो।
और बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रातों की मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, रातों को मोमबत्तियाँ जला जला के, तो वो होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूट, भाई ये सारी चीज़ लिखते रहना, मैं जो ऑप्शन में भी बता रहा हूँ, वो कैब बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ बहुत काम आएंगी आपके, क्योंकि ये PY क्यों है, आप आगे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन लगाओगे आपको यही वो कैब देखने को मिलेगी। तो ये अंडरलाइन का हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु एंटर्स प्रीमाइसेस विदाउट परमिशन, ऐसा पर्सन जो आपके घर में घुस जाए बिना आपकी इजाजत के, वो होता है इंट्रूडर, उसको बोलते हैं इंट्रूडर। अगर वो चोरी करने के लिए घुसे तो वो रॉबर है, थीफ है। पर ऐसा बंदा जो आपसे बिना इजाजत के आपके घर में घुस जाते हैं ना, ऐसे बंदे होते हैं ना जो बिना कुछ पूछे ताछे सीधा घर में आ जाते हैं, पड़ोस की आंटी होगी, कोई होगा, जो सीधा ही घर में घुसे चले आते हैं, वो होते हैं इंट्रूडर। वो आपकी प्राइवेसी में दखल दे देते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, सो बातें अपने घर में, पर वो एकदम ही घुस जाते हैं, तो वो इंट्रूडर होता है। रॉबर और थीफ तो आपको पता ही होगा, थीफ छोटे चोर, रॉबर बड़ी चोरी करने वाले। और वैंडल मतलब वैंडलाइज मतलब तोड़ फोड़ करना। जैसे दंगे होते हैं तब जो राइट होते हैं, जो राइट, दंगों को बोलते हैं राइट, ये भी लिख लेना, जब दंगे राइट होते हैं तो उसमें जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी वैंडलाइज कर देते हैं, प्रॉपर्टी वैंडलाइज कर देते हैं वो, तो वो ये वही वैंडल है, वैंडलाइज कर देते हैं, मतलब प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ कर देते हैं। फिर अगर यूपी में है तो या तो बिल्डोजर चलेगा या जाना देंगे, दिल्ली में तो कुछ होता नहीं ऐसा, है ना। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु थिंक्स दैट गुड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन, मतलब आशावादी, जो ये सोचे कि नहीं यार मेरे साथ अच्छा ही होगा, और मेरा बॉर्डर में रिजल्ट आ जाएगा, और मैं जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम में मेरे 150 नंबर आ जाएंगे, और मैं बढ़िया नौकरी ले लूँगा, तो वो होते हैं ऑप्टिमिस्ट। एक होते हैं पैसिमिस्ट, जो ये सोचते हैं कि यार बॉर्डर का पेपर तो अच्छा नहीं गया, क्या पता हो ना हो, जूनियर असिस्टेंट में कम से कम 150 नंबर लाने पड़ेंगे यार, इतने तो मेरे नहीं आएंगे, मेरे बस की नहीं है, देखता हूँ कुछ और प्राइवेट नौकरी पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर वो भी नहीं होगी, मेरे में कोई स्किल ही नहीं है। तो ये होते हैं पैसिमिस्ट, जो जिनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई ही दिखती है, और जिनको हर चीज़ में अच्छाई दिखे वो ऑप्टिमिस्ट, जिनको बुराई दिखे वो पैसिमिस्ट। और अनार्किस्ट वो होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं, जो अराजकता फैलाते हैं ना, आपके सरकार में, आपके देश में जो अराजकता फैलाते हैं वो अनार्किस्ट होते हैं, जो कहते हैं हमें सरकार की जरूरत नहीं है, हम अपने आप जी लेंगे, हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे, वो होते हैं अनार्किस्ट, जैसे बांग्लादेश में होता है, म्यांमार में होता है, ऐसे। और निहिलिस्ट वो होते हैं जो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते, जो ना गॉड में बिलीव करते, जो ना किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये लोग अथीस्ट नहीं होते, अथीस्ट होते हैं नास्तिक, जिन्हें पता है भगवान होते हैं पर हम उन्हें मानेंगे नहीं। निहिलिस्ट कहते हैं भगवान ही नहीं होते, कौन भगवान, क्या धरती, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जियो अपनी ज़िंदगी बढ़िया, तो वो होते हैं निहिलिस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जॉर्ज वॉन्ट्स टू गो टू पेरिस ड्यूरिंग हिज ले ऑफ फॉर क्रिसमस। भाई ले ऑफ का मतलब होता है वैकेशन। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के भी देखें तो भी आपको ऐसे ही लगेगा, जॉर्ज वॉन्ट्स टू गो टू पेरिस ड्यूरिंग हिज वैकेशन फॉर क्रिसमस, है ना। ड्यूरिंग हिज वर्क, ड्यूरिंग हिज कार्निवल ड्यूटी, वर्क तो आपको पता होगा काम, कार्निवल आपको पता है फेस्टिवल को बोलते हैं। अगर जैसे कोई मेला वगैरह आयोजित करता है, कोई फेयर आयोजित करता है ना, कोई फेस्टिवल बनाता है, तो उसे कार्निवल भी कहते हैं। ड्यूटी तो ड्यूटी है ही, करने है ही। आगे खत्म भाई आज के। बहुत अच्छी की क्लास हुई, प्यारी क्लास हुई, थोड़ी सी लंबी हो गई यार ये क्लास, आधे घंटे की हो गई, पर कोई नहीं, थोड़ी सी ज्ञान मैंने ज़्यादा पेल दिया। अगर आपको नहीं पिलवाना हो तो बता देना कमेंट में कि भाई ज्ञान मत पेला कर, पढ़ाया कर। और क्या, और कुछ नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। चलो।